अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने इस वीडियो में मसल्स के बारे में देखेंगे कि मसल्स का हमारी बॉडी में क्या वर्क है और मसल्स के डिसऑर्डर क्या हैं और मसल्स की टाइप्स क्या हैं। और एक बहुत ही अहम चीज़ जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साइंस लर्निंग को, और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको भी लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि मसल की स्टडी को क्या कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इससे मिलते जो होते हैं दो वर्ड्स हैं, एक मायोलॉजी होता है, एक माइकोलॉजी होता है। इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हम लोग देखते हैं कि मसल की स्टडी को क्या कहते हैं। मायोलॉजी जो होता है ये मसल की स्टडी होती है, जबकि माइकोलॉजी जो होता है ये फंजाई की स्टडी होती है। सो स्टूडेंट, आपको पता लग गया होगा कि मायोलॉजी और माइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मायोलॉजी जो है वो मसल की स्टडी है और माइकोलॉजी जो है वो फंजाई की स्टडी है। हम लोग माइकोलॉजी को मसल की स्टडी नहीं कह सकते। मसल्स हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ को कहते हैं। मसल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही अहम रोल परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी मूव करती है वो भी मसल्स की वजह से ही मूव करती है। आज हम मसल्स के फंक्शन भी देखेंगे। चलें सबसे पहले हम लोग मसल्स के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो कंट्रैक्शन है। अगर बॉडी को कंट्रैक्ट करवाना है या आर्म को कंट्रैक्ट करवाना है, लेग को कंट्रैक्ट करवाना है, तो इसमें भी मसल्स का रोल होता है। रिलैक्स सेकंड जो है वो रिलैक्सेशन है। अगर इसी तरह अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोगों ने आर्म को हम लोगों ने पहले कंट्रैक्ट करवाया था, अगर उसी को रिलैक्स करवाना है तो भी हमारी उसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स हमारी बॉडी को भी मूव करवा सकते हैं या फिर किसी भी पार्ट को मूव करवा सकते हैं। इसका एक और फंक्शन ये भी है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको उनकी पोजीशन पर भी रखते हैं। पोस्टरल पोजीशन पर हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको रखना मसल्स का वर्क होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स मूव करते हैं, हीट प्रोडक्शन होती है, उसमें भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्लूइड की मूवमेंट, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड मूव करता है, ब्लड जो होता है वेन में मूव करता है, वो भी मसल्स की वजह से ही मूव करता है। उसके बाद यूरिन की मूवमेंट आ जाती है, और भी बॉडी के जितने भी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि लैम्फ हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, इन सब की मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि मसल्स की टाइप्स क्या है, किस तरह के मसल्स किस जगह पर इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फंक्शन में कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है। मसल की थ्री टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले हम लोग स्मूथ मसल्स को देखते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड होती है, इनकी शेप जो होती है स्पिंडल शेप्ड होती है, और इनके पास सिंगल न्यूक्लियाई होता है, और इनमें कोई भी डार्क और लाइट बैंड नहीं होते। स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं फंक्शन में, इन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं। ये स्टमक में स्मूथ मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो होता है स्टमक में जो डाइजेशन के लिए फूड गई होती है वो डाइजेस्ट होती है और कायम की प्रोडक्शन होती है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स का यही फंक्शन है कि जितने भी हालो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें जो भी चीज़ मूव कर रही होती है वो स्मूथ मसल्स के ज़रिए मूव कर रही होती है। जैसे कि वेन्स में जो ब्लड मूव कर रहा होता है वो भी स्मूथ मसल्स के ज़रिए होता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड जो मूव कर रहा होता है वो भी स्मूथ मसल्स के ज़रिए होता है। यूरिन जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में मूव कर रहा होता है वो भी स्मूथ मसल्स के ज़रिए होता है। और जो हमारी बॉडी जो हमारे स्टमक में फूड जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारा स्टमक, उसमें जो फूड की डाइजेशन होती है वो भी स्मूथ मसल्स के ज़रिए होती है, जो कि कायम की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और बहुत सारे जो होते हैं हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होता है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, इन पर हम कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड जो टाइप है आ जाती है वो कार्डियक मसल्स की है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं सिर्फ हार्ट में फाउंड होते हैं, इसी वजह से इन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ये वो मसल्स होते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स में डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं ये स्ट्रिएटेड होते हैं। इसमें जो स्ट्रिप्ट होती हैं डार्क और लाइट बैंड की, वो इरेगुलर स्ट्रिप्ट होती हैं। कार्डियक मसल्स की जो सेल शेप होती है वो ब्रांच्ड होती है, और इनमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं वो 1 पर सेल होते हैं।
कार्डियक मसल्स में जो नर्व की स्पीड ऑफ कंट्रक्शन होती है वो जो होती है थोड़ी बहुत इंटरमीडिएट होती है, मिडल में होती है, ना ज़्यादा स्लो होती है ना ज़्यादा रैपिड होती है। कार्डियक मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि अगर स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन को देखें तो उसे स्मूथ मसल्स को की कंट्रैक्शन जो होती है उसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। कार्डियक मसल्स का सिर्फ एक ही फंक्शन है, ये सिर्फ पंप्स करते हैं ब्लड को। हार्ट में से जो कंट्रक्शन होती हैं वो कार्डियक मसल्स के ज़रिए होती हैं, जिसके ज़रिए ब्लड मूव करके एओर्टा में जाता है। इसको कहते हैं हम लोग कि ये कार्डियक मसल्स के ज़रिए होता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड देखें, वेन में जो ब्लड मूव कर रहा होता है वो कार्डियक मसल्स के ज़रिए नहीं कर रहा होता, क्योंकि कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, नेक्स्ट किसी भी आर्टरी या कैपिलरी या वेन में नहीं प्रेजेंट होते। वेन में जो होते हैं स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ज़रिए ब्लड मूव कर रहा होता है। स्मूथ मसल्स पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, जो कि लास्ट टाइप है मसल्स की, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वो स्केलेटल मसल्स के ज़रिए मूव कर रही होती है, क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बॉडी की मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्केलेटल मसल्स में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। और इसमें लाइट और डार्क बैंड की जो स्टेप्ड होती हैं वो रेगुलर स्टेप्ड होती हैं। और स्केलेटल मसल्स के जो सेल होता है उसकी शेप स्पिंडल और सिलेंड्रिकल दोनों होती है। और इसमें जो होते हैं बाकी सब में जितने भी न्यूक्लाई थे वो 1 पर सेल था। इस स्केलेटल मसल्स में जो होते हैं मेनी पर सेल होते हैं। स्केलेटल मसल्स की भी कंट्रैक्शन जो होती है वो नर्वस सिस्टम से काज्ड होती है, और इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो स्लो टू रैपिड होती है। और इनका एक ही फंक्शन है कि ये स्केलेटन को मूव करवाते हैं, और इन पर हम लोग वॉलेंट्री कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो मसल फाइबर और मसल सेल से कंपोज्ड होते हैं। हमारे पास एक मसल फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा मसल फाइबर होते हैं, जिनके बाहर कोलाजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो इन मसल फाइबर को कवर करते हैं। इससे मसल बंडल बन जाता है। और हम लोग अगर एक मसल फाइबर को बाहर निकाल के देखें, मसल फाइबर जो होता है वो सिंगल सिलेंड्रिकल सेल होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके पास सेवरल न्यूक्लियाई होते हैं, और जो सार्कोलेमा जो होती है मसल फाइबर की वो पेनिट्रेट होती है और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बनाती है, जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इनके अंदर जो मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और टी ट्यूब्यूल के पास ही एक हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जब वो मसल्स के केस में आती है तो उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही टाइप है। अगर हम लोग मसल फाइबर के अंदर देखें तो मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं, थिन मायोफिब्रल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन मायोफिब्रल्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्रॉस स्ट्रिएशंस पर प्रोसेस करते हैं। मसल फाइबर जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि मायोफाइबर जो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। स्टूडेंट्स को मसल फाइबर और मायोफाइबर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो इन दोनों को एक ही चीज़ समझने लगते हैं, जबकि मसल फाइबर और मायोफिब्रल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मसल फाइबर जो होता है वो मिलके एक बंडल बहुत ज़्यादा मसल फाइबर मिलते हैं, मिलके एक मसल बंडल बनाते हैं, जबकि एक मसल फाइबर जो होता है उसके अंदर मायोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन मायोफाइबर्स, जो कि 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होते हैं। और नेक्स्ट जो मायोफिब्रल्स होते हैं वो थिन मायोफिलामेंट्स और थिक मायोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। लाइट और डार्क बैंड जो होते हैं वो मायोफिब्रल्स में प्रेजेंट होते हैं। मायोफिब्रल्स में जो लाइट और डार्क बैंड होते हैं वही हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं। जो डार्क बैंड होता है उसे थिक मायोफिलामेंट्स कहते हैं, और जो लाइट बैंड होता है उसे थिन फिलामेंट्स कहते हैं, जो कि एक्टिन का बना होता है, जबकि थिक मायोफिलामेंट जो होता है वो मायोसिन का बना होता है। एक थिक फिलामेंट के पास 300 मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं। सिर्फ एक थिक फिलामेंट के पास 300 मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक मायोसिन मॉलिक्यूल के पास 6 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती हैं, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास 2 हेड और एक टेल होती है। थिन फिलामेंट्स जो के होते हैं जिन्हें एक्टिन कहा जाता है, जो कि 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और लाइट बैंड बनाते हैं, जो कि आई बैंड होता है, जिसमें से लाइट गुजर जाती है, जबकि जो डार्क बैंड होता है जो कि थिक मायोफिलामेंट का बना होता है उसमें से लाइट पास नहीं करती, पोलराइज हो जाती है।
एक्टिन के पास भी 3 तरह की चेन्स होती हैं। एक एफ एक्टिन हो जाता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है और एक ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन जो होता है वो 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें से एक जो होता है, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो इनहिबिटरी सब यूनिट के तौर पर एक्ट करती है, जो कि एक्टिन के साथ बाइंड करवाती है। और दूसरी जो होती है टीएनटी, जिसका नाम है, वो बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन को, उसकी पोजीशन हासिल करने में मदद देती है एक्टिन चेन पर। उसके बाद थर्ड जो सब यूनिट होती है वो टीएनसी होती है, जो कि कैल्शियम आयंस को बाइंड करने में मदद देती है। थिक मायोफिलामेंट का मालिक्यूल जो कि मायोसिन होता है, उसके पास 6 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं और एक पॉलीपेप्टाइड के पास 2 हेड्स होते हैं। और उन हेड को अगर एक्टिन के साथ बाइंड करवाना होता है, एफ एक्टिन के साथ बाइंड करवाना होता है, जो कि एक्टिन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसके बाद जिस टाइम हम लोग कहते हैं कि मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर रहे, रिलैक्स कर रहे होते हैं, उस टाइम ट्रोपोमायोसिन ने एफ एक्टिन को कवर किया होता है, ताकि मायोसिन का हेड उसके साथ अटैच ना हो। जूँ ही कैल्शियम आता है, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, तो ट्रोपोनिन जो होता है ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा साइड पे करता है और एफ एक्टिन पर मायोसिन मॉलिक्यूल के हेड को अटैच करता है। इस तरह मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस बनते और टूटते रहते हैं, मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं मसल डिसऑर्डर क्या होते हैं। मसल डिसऑर्डर्स में हम लोग 3 ही मेन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, एक मसल फैटिग, एक क्रैम्प और एक टेटनी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मसल फैटिग क्या है। अगर हम लोग देखें कोई भी मसल कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो अपने कंट्रैक्ट होने की एबिलिटी को खो चुका है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये मसल फैटिग हो गया उसे। और ये किस वजह से होता है, इसका काज क्या है? इसका काज ये है कि हमारे जो होता है लैक्टिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और आयनिक इम्बैलेंसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पीएच होती है हमारी, वो भी डाउन आ जाती है और एटीपी भी डाउन हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट नहीं हो सकते और मसल फैटिग होना स्टार्ट हो जाती है। ये था मसल फैटिग। मसल फैटिग यही है सिर्फ कि हमारा जो मसल्स है अगर कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि उस बंदे को मसल फैटिग हो गया। अब हम देखते हैं क्रैम्प। क्रैम्प जो होता है इसे टेटानिक कंट्रक्शन भी कहते हैं, पूरे मसल्स की टेटानिक कंट्रक्शन कहते हैं। ये सिर्फ थोड़े से सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक ही की वो कंट्रक्शन होती है, जिसमें मसल्स जो होते हैं बहुत टाइटली ड्रान कर दिए जाते हैं और पेनफुल भी होते हैं। अक्सर अगर आप एक जगह पर बैठे रहें टांग को नीचे रख के, तो जूँ ही उठेंगे आपको यही जो होती है टेटानिक कंट्रक्शन, जिसमें मसल टाइटली ड्रान हो जाते हैं, ये आपको महसूस होगा। क्रैम्प जो होता है ये ज़्यादातर थिक मसल्स जो कि लेग में प्रेजेंट होते हैं और हिप मसल्स में होती है। और क्रैम्प जो होती है ज़्यादातर एक्सरसाइज के बाद और नाइट में होती है। इसकी काज ये है कि अगर लो ब्लड शुगर लेवल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लीशन हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कार्ड हो गई है या न्यूरॉन्स हो गई है, इन चीज़ों की वजह से ये हमें क्रैम्प का डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। थर्ड डिसऑर्डर जो है वो टेटनी है। टेटनी में ये होता है कि अगर हमारी बॉडी कंटिन्यूस झटके ले रही है, जो कि मसल्स की कंट्रक्शन अगर कंटिन्यूस हो रही है, तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी शेक्स यानी कि झटके ले रही है, इसको हम लोग टेटनी कहते हैं। ये जो होती है ये कैल्शियम की इम्बैलेंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी हो जाती है और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। अगर हम लोग टेटनी को अनट्रीटेड कर दें यानी कि ट्रीट ना करें, तो इसकी सिम्टम्स बहुत सीवियर होती हैं। अगर हम इसको अनट्रीट करते हैं तो हमें स्पेज़म ऑफ लेरिंक्स और पैरालिसिस हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है पेशेंट की, अगर हम लोग टेक्निक को अनट्रीट कर दें। इसीलिए हमें टेक्निक को ट्रीट करवाना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लास्ट में एक और कंफ्यूजिंग चीज़ है जो जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो टेटनी होती है और एक टेटनस होती है। टेटनी तो हमारे पास जो होती है कैल्शियम की लो लेवल की वजह से हो जाती है, जो कि ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल लो हो गया है तो उसको टेटनी कहते हैं कि उसको टेटनी हो गई है। जबकि टेटनस जो होता है वो हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम टेटनी जो कि एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। इसमें पेशेंट जो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ का शिकार। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ा, मसल्स के डिसऑर्डर देखे, मसल्स क्या है, मसल्स की स्टडी क्या है और मसल्स की टाइप्स क्या हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में मुश्किल है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं उसके बारे में। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल साइंस एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करें।